हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सीओ इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको बताया, हम माइक्रो प्रोसेसर सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट चालू है अभी, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू 80386 DX। होपफुली आपने पहले वाली वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आपको आगे का नहीं समझेगा, प्लीज़ वो पहले वाली वीडियो अच्छे से देखना, फिर इस वीडियो को देखना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि प्रोग्रामर्स मॉडल। ये एक PYQ आया था, विच इज़ ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ 80386 DX। तो इसमें क्या होता है, द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ द 80386 DX कंसिडर टू बी प्रोग्राम विजिबल बिकॉज इट्स रजिस्टर्स आर यूज ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। सो ये जो प्रोग्रामिंग मॉडल है, इसको हम प्रोग्राम विजिबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो रजिस्टर्स है, ये एप्लीकेशन इट इज़ यूज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। मतलब जब भी हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है, तब भी प्रोग्राम्स मॉडल के जो भी हमारे रजिस्टर्स है वो यूज़ होते हैं। अदर रजिस्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्राम इनविजिबल बिकॉज दे आर नॉट एड्रेसेबल डायरेक्टली ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बट मे बी यूज इनडायरेक्टली ड्यूरिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में जो भी रजिस्टर्स यूज़ होते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं, और जो नहीं होते उसे हम इनविजिबल प्रोग्राम इनविजिबल कहते हैं। तो ये इसकी डायग्राम है, अच्छे से देख लेना। ये सब जो है, ये सब रजिस्टर्स के नाम है, जो कि अब हम नेक्स्ट मतलब अगले पार्ट में देखेंगे कि ये सब क्या है। तो ये जो है, ये सेगमेंट रजिस्टर से, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, एंड देन सो ऑन। तो देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ जनरल पर्पज़ और मल्टीपर्पज़ रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स, ई फ्लैग रजिस्टर्स एंड सेगमेंट रजिस्टर्स। तो हम देखेंगे इसका वर्किंग क्या क्या करते हैं ये रजिस्टर्स। तो ये भी एक PYQ था। एक्सप्लेन द जनरल रजिस्टर्स एंड सेगमेंट रजिस्टर्स ऑफ 80386 DX विद एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो पहले देखेंगे जनरल पर्पज रजिस्टर्स क्या होते हैं। दीज रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर intermediate values and results during the execution of programs. They can be used in different ways depending on the instruction set and program needs. In the context of the 80386DX architecture, there are 8 general purpose registers. तो ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे होती है। तो पहला रजिस्टर है हमारा EAX, विच इज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये अच्छे से याद में रखना, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जब पॉइंट आएगा तब हमें सब रजिस्टर्स लगने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा EAX एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इट सर्व्स एज द प्राइमरी एक्यूमुलेटर for most instructions that involve arithmetic or logic. It is also used to hold the return value of functions. मतलब आपके जो भी फंक्शंस हो गए जिसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करोगे, जैसे कि आप कर सकते हो एडिशन किया, दो वैल्यूज़ का एडिशन किया और वो आपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर किया, ऐसे ऐसे पर्पज़ के लिए EAX रजिस्टर यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा EBX, विच इज़ बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या काम करता है, इज़ प्राइमरीली यूज टू स्टोर डाटा एंड कैन एक्ट एज अ बेस पॉइंटर in index addressing. It often holds the base address of data in memory during addressing operations. So base registers में क्या होता है, ये बेस एड्रेस स्टोर करते हैं। जो भी आप उसको वैल्यू दोगे वो उस वैल्यू का बेस एड्रेस स्टोर करता है। बेस रजिस्टर प्राइमरीली यूज टू स्टोर डाटा एंड कैन एक्ट एज अ बेस पॉइंटर। मतलब आप इसमें डाटा भी स्टोर कर सकते हो और डाटा का जो एड्रेस है वो भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ECX काउंट रजिस्टर। ECX इज ऑफन यूज एज अ काउंटर इन लूप्स और string operations. Example, prefixes in string operations. It is also used for shifts, rotates and some specific instruction operations like loop. मतलब आपको अगर कोई डाटा रोटेट करना हो तब भी काउंट रजिस्टर यूज़ होता है। देन अगर आपको कोई डाटा शिफ्ट करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डाटा शिफ्ट करना है, तो आपका काउंट रजिस्टर यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा डेटा रजिस्टर। EDX is typically used in arithmetic operations that produce a result larger than what can fit in a single register for multiplication and division. It can also hold intermediate results. ये जो डेटा रजिस्टर है ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज़ होता है, दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट लार्जर देन व्हाट कैन फिट इन अ सिंगल रजिस्टर। मतलब अगर हमारा जो भी ऑपरेशंस होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो बड़ा हो सकता है, तो इसलिए डेटा रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा EBP बेस पॉइंटर। ये एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है, सो प्लीज़ नोट दैट EBP इज ऑफन यूज टू पॉइंट टू द बेस ऑफ द करंट स्टैक फ्रेम. It is crucial in function calls to access local variables and functions arguments in memory. It's commonly used in the stack frame. So base pointer में क्या होता है, आपका जो stack frame होता है उसका जो भी base का आपका डेटा होगा उसको आप access कर सकते हो base pointer से. And it is crucial in function calls to access local variables. तो function calls में भी base pointer use होता है।
इट्स कॉमनली यूज इन द स्टैक फ्रेम. सो कॉमनली ये स्टैक फ्रेम में यूज़ होता है. नेक्स्ट है हमारा EDI, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर. EDI इज प्राइमरीली used in string operations as the destination pointer for the MOV, मतलब moves, CMPs, SCAS and similar operations. It can also be used in addressing operations. Destination index register क्या करता है? डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर को यूज़ करके हम हमारा जो भी डेटा है वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे स्टोर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर कर सकते हैं. इसलिए इट कैन ऑल्सो बी यूज इन एड्रेस ऑपरेशंस. मतलब ये जो भी है ये हमारे इंस्ट्रक्शन है. मूव्स, CMPs, देन SCAS. जैसे कि मूव्स फॉर एग्जांपल हम कोई भी डाटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में स्टोर करने के लिए मूव यूज़ करते हैं एंड सो ऑन. नेक्स्ट है हमारा ESI, विच इज़ सोर्स इंडेक्स रजिस्टर्स. ESI works alongside EDI in string operations but typically points to the source of data where the data is coming from. तो हमारा EDI क्या था? डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर. ये डेस्टिनेशन का काम करता है, ये सोर्स का काम करता है. मतलब ये आपको क्या देगा? आपको कहाँ स्टोर करना है, और ये आपको क्या देगा कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, ये बताएगा. नेक्स्ट है हमारा, यह भी हमने देखी जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स. दीज रजिस्टर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स इन कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन फ्लो एंड मेंटेनिंग सिस्टम स्टेट. माइक्रो प्रोसेसर में स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जो कुछ खास काम करते हैं, जो जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा कंट्रोल करना. ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर से अलग होते हैं क्योंकि इनका स्पेसिफिक रोल होता है. चलो इनको डिटेल में समझते हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास EIP, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. EIP होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. मतलब आपका जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप इसको देने वाले हो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है. इट इज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड इज क्रूशियल फॉर द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम. मतलब ये जब हम आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा. इट हेल्प्स इन ब्रांचिंग लूप्स एंड फंक्शन कॉल्स. The value of EIP is directly modified by control flow instructions, which are like jumps, calls and returns. ये हमारे इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो पहले क्या देखा हमने कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है? जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसका एड्रेस होल्ड करता है. और ये कब कब अपडेट होता है? जब आपका पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया होगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है. ओके. ESP, विच इज़ स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर क्या काम करता है? तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर में हमने देखा था कि वो जो पॉइंटर था वो बेस को पॉइंट करता था. अब इसमें क्या करेगा? ये जो भी हमारा टॉप का एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करेगा या फिर उसका एड्रेस होल्ड करेगा. द स्टैक इज़ अ रीजन इन मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्पररी डाटा सच एज फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स. ESP इज़ ऑटोमेटिकली एडजस्टेड ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स एंड रिटर्न्स. मतलब जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे या फिर कुछ भी वैल्यू रिटर्न करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा. एग्जाम्पल, इट डिक्रीमेंटेड व्हेन डाटा इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक एंड इंक्रीमेंटेड व्हेन डाटा इज पॉप्ड. ठीक है, ऑटोमेटिकली. थर्ड है हमारे E-फ्लैग्स रजिस्टर्स. तो E-फ्लैग रजिस्टर्स की जैसे कि स्टेटस फ्लैग्स, कंट्रोल फ्लैग्स, सिस्टम फ्लैग्स, ये इसके 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टेटस फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग्स एंड सिस्टम फ्लैग्स. द E-फ्लैग्स रजिस्टर्स is a 32-bit register that reflects the state of the processor and controls the behavior of instructions. E-flag register एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो इंटेल 86 आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, जैसे कि 80386 और उसके बाद वाले प्रोसेसर्स. ये रजिस्टर CPU को अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस और सिस्टम कंट्रोल के बारे में स्टेटस बताता है. मतलब ये रजिस्टर्स क्या काम करते हैं? आपके इंस्ट्रक्शंस का बिहेवियर बताते हैं. ठीक है, CPU को अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशंस और सिस्टम कंट्रोल के बारे में बताते हैं. ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स: स्टेटस फ्लैग्स, कंट्रोल फ्लैग्स एंड सिस्टम फ्लैग्स. पहले हम देखेंगे स्टेटस फ्लैग्स. सो देयर आर सम साइज एंड स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ E-फ्लैग्स विच आर 32-bit रजिस्टर. इसका मतलब क्या है कि E-फ्लैग रजिस्टर टोटल 32 बिट्स का होता है. इसमें हर बिट का अलग मतलब और काम होता है. तो पहले लोअर 16 बिट्स एंड देन अपर 16 बिट्स. तो लोअर 16 बिट्स में क्या होता है? ये सेम होते हैं जैसे 16-bit फ्लैग रजिस्टर में थे. और अपर 16 बिट्स में क्या होता है? इनका यूज़ एडवांस फीचर्स और सिस्टम कंट्रोल के लिए होता है. तो पहले देखते हैं कि स्टेटस फ्लैग्स में क्या क्या आता है. These flags reflect the outcome of operations और provide information about the state of the CPU. स्टेटस फ्लैग क्या काम करता है? आपको आपके CPU का स्टेटस बताएगा कि मतलब ये आपको CPU की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. ओके, तो देखते हैं पहले ZF, ज़ीरो फ्लैग, सेट इफ द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज 0. देन है साइन फ्लैग विच इज SF, सेट इफ द रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन वॉज निगेटिव.
मतलब अगर आपका प्रोग्राम में जो भी लास्ट ऑपरेशन होगा उसका आंसर निगेटिव आया तो हम साइन फ्लैग यूज़ करेंगे, अगर ऑपरेशन का वैल्यू 0 आया तो हम 0 फ्लैग दिखाएंगे। देन PF पैरिटी फ्लैग, सेट इफ द नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द रिजल्ट इज even। आपने पैरिटी देखा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था, अगर हमारे बीट्स में 1 की वैल्यू even होगी, मतलब even टाइम 1 आया होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पैरिटी फ्लैग तब यूज़ होता है। देन है कैरी फ्लैग, ये कब सेट होता है, इफ़ देयर वॉज अ कैरी इन एन अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो बेसिकली कैरी फ्लैग में क्या होता है, जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कैरी या बोरो आता है तब ये सेट हो जाता है। सेट हो जाता है मतलब कि इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, देन है ओवरफ्लो फ्लैग, ये कब सेट हो जाता है, इफ़ देयर वॉज एन ओवरफ्लो इन अ साइन अरिथमेटिक ऑपरेशन। जब भी ओवरफ्लो हो जाएगा तो OF मतलब आपका ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। सेट मतलब क्या होगा कि इस फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड है हमारे कंट्रोल फ्लैग्स, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द CPU पर्टिकुलरली इन होल्डिंग इंटरप्ट्स एंड डीबगिंग। तो हमने पहले क्या देखा, स्टेटस फ्लैग, जो कि आपको CPU की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंट्रोल फ्लैग्स, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ई फ्लैग रजिस्टर में ये फ्लैग्स होते हैं जो CPU के बिहेवियर और ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। मतलब CPU का बिहेवियर और CPU में जो भी ऑपरेशंस होने वाले उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल फ्लैग्स। ये फ्लैग्स डायरेक्टली अरिथमेटिक या लॉजिकल रिजल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि CPU को कैसे काम करना चाहिए उसको कंट्रोल करते हैं। सो इसमें पहला है हमारा ट्रैप फ्लैग, सिंगल स्टेप डीबगिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब आपको अगर सिंगल स्टेप में डीबगिंग करनी हो तो ट्रैप फ्लैग यूज़ होता है। हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक डीबग एक्सेप्शन जनरेट करता है। अगर ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो वो कुछ भी डीबग नहीं करेगा। अगर ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो वो पूरा कोड डीबग करेगा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट फ्लैग, CPU में हार्डवेयर इंटरप्ट्स को अनेबल या डिसेबल करता है। अगर आपके IF की वैल्यू 0 होगी तो इंटरप्ट डिसेबल है, यानी कि CPU किसी भी एक्सटर्नल इंटरप्ट को इग्नोर करेगा। अगर आपकी IF की वैल्यू 1 है तो इंटरप्ट अनेबल है, मतलब कि CPU एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड या टाइमर का इंटरप्ट्स को एक्सेप्ट करेगा। तो मतलब इंटरप्ट्स क्या होते हैं, पहली बात तो इंटरप्ट्स मतलब कि इंटरप्ट मतलब एक सिग्नल है जो CPU को बताता है कि कोई अर्जेंट काम आ गया है जो तुरंत अटेंशन मांगता है। इस सिग्नल के मिलते ही CPU अपना करंट काम छोड़ के उस सिग्नल को अटेंड करता है। देन नेक्स्ट है हमारे सिस्टम फ्लैग्स, पहले हमने देखा कंट्रोल फ्लैग, सॉरी स्टेटस फ्लैग, देन हमने देखा कंट्रोल फ्लैग, एंड अब हम देखेंगे सिस्टम फ्लैग्स विच इज़ DF। दीज फ्लैग्स कंट्रोल सिस्टम लेवल्स ऑपरेशंस और टास्क, मतलब जो भी सिस्टम लेवल ऑपरेशंस हो गए ये उसको कंट्रोल करता है। नाम में ही मीनिंग दिया गया है तो इसको तो भूलना नहीं चाहिए। देन डायरेक्शन फ्लैग हमारा फर्स्ट है, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस, जो भी हमारे CPU में स्ट्रिंग ऑपरेशंस हो गए उसको डायरेक्शन फ्लैग कंट्रोल करेगा। देन है हमारा इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल विच इज़ स्पेसिफाइज द प्रिविलेज लेवल फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। प्रिविलेज लेवल बेसिकली क्या करता है, आपको जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कंट्रोल है तो उसको सेट करता है। मतलब इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का परमिशन लेवल सेट करता है। अगर 0 होगा तो मतलब डिसेबल है, तो 1 होगा तो मतलब अनेबल है। कि रेंज क्या है 0 से 3 तक, मतलब 0 हमारा हाईएस्ट प्रीविलेज है और 3 हमारा लोएस्ट प्रीविलेज है। इसका यूज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट मोड्स के एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करता है। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट मोड्स है जैसे कि वर्चुअल, रियल, तो उसको कंट्रोल करने का काम इनपुट आउटपुट प्रीविलेज लेवल करता है। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड टास्क फ्लैग, यूज्ड इन टास्क स्विचिंग फॉर नेस्टेड टास्क इन अ मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। ये हमारा टास्क स्विचिंग करने के लिए यूज़ होता है नेस्टेड टास्क फ्लैग। देन है हमारा रिज्यूम फ्लैग, इट कंट्रोल्स द हैंडलिंग ऑफ डीबग एक्सेप्शंस रिज्यूमिंग आफ्टर ब्रेक इन कोड एग्जीक्यूशन। अगर आपके कोड में आपने ब्रेक यूज़ किया है तो ये उसका काम करता है। अलाइनमेंट चेक फ्लैग, सेट व्हेन एन अलाइनमेंट एरर इज डिटेक्टेड। अगर आपके कोड में अगर अलाइनमेंट एरर आ गया तो ये सेट हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है अलाइनमेंट चेक फ्लैग की। देन नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल मोड फ्लैग, इट इज़ यूज टू अनेबल वर्चुअल 8086 मोड और लीगसी कंपेटिबिलिटी मोड। जो भी हमारा वर्चुअल मोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको अनेबल करने के लिए हम वर्चुअल मोड फ्लैग यूज़ करते हैं। ये अभी आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि कितना हार्ड है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया तो हम जो भी हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। मैंने सोचा था ये भी सेगमेंट रजिस्टर हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अभी आप इतना रिवाइज कर लो, इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखो। आपको एक बार में वीडियो देख के कुछ भी नहीं समझेगा, आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स वीडियो को देखना पड़ेगा, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और हाँ, ये नोट्स मैं आपको जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड प्लीज़ आपके दोस्तों को भी शेयर करो क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत लेंदी पेपर होता है माइक्रो प्रोसेसर का, एक भी पॉइंट रह गया तब भी आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। सो प्लीज़, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जो भी हमने पहले वीडियो डाले हैं वो अच्छे से देखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।